नमस्कार। आज हम वाक्य रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के अंग कौन से हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कौन से भेद होते हैं ये पढ़े थे। आज हम उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य के कौन से भेद होते हैं और वाक्य रूपांतरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ये उपवाक्य जो है, जब हम मिश्रित उपवाक्य बना रहे होते हैं, मिश्रित उपवाक्य होते हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था मिश्रित उपवाक्य वो उपवाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है और इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्यों का प्रयोग होता है। तो वो उसी में ही आते हैं ये उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य वो उपवाक्य होते हैं जो किसी पर आश्रित नहीं होते। आश्रित मतलब निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है। वह मुख्य या प्रधान वाक्य कहलाते हैं। कोई भी वाक्य होगा उसमें जो पहला वाक्य होगा जो स्वतंत्र होगा, जो आगे आने वाले वाक्यों पर निर्भर नहीं होगा, वो कहलाएगा प्रधान उपवाक्य। दूसरा आता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है? वो उपवाक्य जो दूसरे उपवाक्यों पर निर्भर होते हैं। जो प्रधान उपवाक्यों के ऊपर निर्भर होते हैं उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी व्याधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। व्याधिकरण योजक मतलब जैसे कि क्योंकि, जैसे, तैसे, ऐसे शब्दों से वो जुड़े हुए होते हैं। तो उपवाक्य जो है दो प्रकार के हैं, प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो वाक्यों में किसी पर भी निर्भर नहीं करते, अगर उन्हें बाकी वाक्यों से अलग करके रख भी दिया जाए तो उनका अपना एक पूर्ण अर्थ होता है, वो पूरे भाव को स्पष्ट कर पाते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करते हैं और अगर उन्हें हम अलग से बोलेंगे तो हमें अर्थ समझ नहीं आएगा, भाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। आइए आगे हम एक उदाहरण। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय जो, की, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होते हैं। ये जो मैंने बताए थे व्याधिकरण शब्द जो है जुड़ते हैं और उसके बाद जो है आश्रित उपवाक्य शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो करेगा वो भरेगा, तो जो और वो से वो जुड़ गया। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो वाक्य दिखाई दे रहे होंगे जो क्योंकि से जुड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे गीता अब तक ठीक नहीं हुई, गीता अब तक ठीक नहीं हुई। अगर मैं सिंपल सिर्फ ये पीछे वाला सेंटेंस ना भी बोलूं तो ये भी भाव समझ आ रहा है कि गीता जो है अब तक ठीक नहीं हुई है, ये अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं उसने दवाई समय पर नहीं ली, तो आपके मन में प्रश्न उठनेंगे, किसने दवाई नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्या बात हुई। तो ये जो हुआ दूसरा कि वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, पूरे भाव को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, वो आगे वाले वाक्य पर निर्भर है। इसीलिए ये पीछे वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य हुआ और पहले वाला उपवाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य हुआ। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने व्याधिकरण योजक, योजक मतलब कोई ऐसे शब्द जो दो चीजों को आपस में जोड़े, तो ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग किया और वो शब्द था क्योंकि। समझ आया कि प्रधान उपवाक्य जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है और आश्रित उपवाक्य उस पर निर्भर है। आते हैं जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं इनके? इनके भेद हैं, आप देखेंगे, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य।
आइए अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ये किस तरह से वाक्य में प्रयोग में आते हैं। पहला है, अब हम पढ़ रहे हैं संज्ञा उपवाक्य। जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा उपवाक्य है यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्यों में उपवाक्यों की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमें एक तो ये पता चल रहा है कि संज्ञा उपवाक्य का क्या काम है कि वो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। ठीक है, मतलब वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, जब दोबारा उसके बारे में हम जो कुछ भी कहने वाले हैं उसके स्थान पर, उसकी जगह पर वो प्रयुक्त होंगे, उससे पहले वो प्रयुक्त किए जाएंगे और यहाँ पर वो उपवाक्य में संज्ञा का ही काम करेंगे। और इनको अगर हमें पहचानना है कि वाक्य में जो है कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, और या हमें वाक्यों में जब परिवर्तन करना हो संज्ञा उपवाक्य में, तो हम कैसे करेंगे? की शब्द को जो है, की जो योजक है उसको हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखेंगे, मोहन ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर वह खाना नहीं खाएगा जो हो गया आपका जो है उसको जोड़ने के लिए हमने की जो है वो शब्द का प्रयोग किया। वह मतलब कौन है? यहाँ संज्ञा है, जो शब्द है उसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर की का प्रयोग किया गया। ऐसे ही राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे किसने कहा, मतलब यहाँ पे की जो है बार बार हम उस संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करके हम अपने वाक्य को पूर्ण करते हैं। अब हम करेंगे विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहला वाला था जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब नाम में ही है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर भी विशेषण उपवाक्य यही काम कर रहा है कि जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता बताएगा। यह उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के विषय में विभिन्न सूचनाएं भी देता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिसके, जिसने, जिसे आदि शब्दों से जुड़ा रहता है। अब संज्ञा में हमने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? की योजक का प्रयोग किया था। यहाँ पर हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि है जो, जिसके, जिसने, जिसे। ठीक है, इन शब्दों के माध्यम से हम प्रधान वाक्य की जो संज्ञा या सर्वनाम है उनकी विशेषता बताएंगे। जैसे उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर है। अब यहाँ पे जो है एक विशेषता बता रहा है कि जो बाहर है वही लड़के को बुलाओ, किसी और को नहीं। ये वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। जिसने, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वही औरत है जिसने ये सामान चुराया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो आगे लड़का है, औरत है, उसकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द जो, जिसने, जिससे, जिसे। ये ऐसे शब्द हैं जब ये प्रयुक्त तो होंगे वाक्य में तो जो है सामने प्रधान वाक्य की जो है विशेषता बता रही होंगी। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जो प्रधान वाक्य की क्रिया है, ठीक है, उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इन क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है उसमें कौन कौन सी क्रिया घटित होती है, उसकी हमें कौन सी सूचनाएं मिलती है? रीति की, मतलब किस ढंग से, ठीक है, किस ढंग से कोई कार्य हो रहा है। समय की हमें जानकारी मिल रही है, दिशा की, स्थान की, परिणाम की,
इन सब की हमें पता चलता है, ये इन सब चीजों की विशेषता बताता है। जैसे कि जैसे वह समझता है वैसे कोई नहीं समझता। ठीक है, तो यहाँ एक रीति, एक ढंग बता दिया कि जैसे वो इंसान समझ रहा है वैसे कोई नहीं समझ सकता, जैसे और वैसे। ठीक है, समझता, अब यहाँ देखो समझता क्या है, क्रिया है, इस समझता क्रिया की हम विशेषता बता रहे हैं, वैसे, जैसे। ठीक है, जहां वह रोज जाती है, अब जाती, जाना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, एक स्थान बता रहे, एक दिशा बता रही है जहां वह रोज जाती है। तो अब यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहे हैं कि क्या है वो, वहां मेरा घर है। तो यहाँ पर हमें क्रिया की जो विशेषता है उसके बारे में पता चलता है। तो आश्रित उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा हमने पढ़ा विशेषण उपवाक्य, तीसरा हमने पढ़ा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। मतलब मान लीजिए कोई सरल वाक्य है, सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो उसे हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। एक वाक्य का दूसरे वाक्य रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से मतलब जो रचना की दृष्टि से हमने भेद पढ़े थे 3, कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है, या मिश्र, ये पढ़े थे हमने। इन तीनों में जब हम एक वाक्य को दूसरे उसमें बदलते हैं तब हम उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य या मिश्र में बदलना, संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र में बदलना, मिश्र को सरल या संयुक्त में बदलना, तो इसे हम वाक्य रूपांतरण कहते हैं। अब जो ये वाक्य रूपांतरण होते हैं इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या बातों का, पहली बात ये कि जब भी हम वाक्य का रूपांतरण करेंगे तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जब हम जिसमें भी हम बदल रहे हैं वो जो है उसकी रचना की दृष्टि से वो अर्थ में परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है, जिस भी वाक्य में हम उसको बदल रहे हैं वो रचना की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। मेन बात यही है कि जब भी हम वाक्य रूपांतरण करेंगे तो उसमें हम जिस भी रचना की दृष्टि से उसमें बदलाव कर रहे हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही बात है, इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब एक उदाहरण से हम यहाँ समझते हैं, जैसे प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, ये एक सरल वाक्य है। अब आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए या संयुक्त को सरल में बदलिए या मिश्र में बदलिए। तो आप क्या करेंगे कि जो हमने योजक चिन्ह पढ़े थे कि जो संयुक्त में हम जो प्रयोग करते हैं उसके लिए हमें योजक चिन्ह कौन से चाहिए, मिश्र में कौन से हमें चाहिए, उनकी सहायता से हम इसमें परिवर्तन करते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि संयुक्त वाक्य को बनाने में जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में तो दोनों ही वाक्यों को जोड़ने के लिए हम और तथा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने सरल को संयुक्त में बदला, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य की बात क्या होती है कि इसमें 2 से अधिक वाक्य होते हैं और दोनों ही स्वतंत्र भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप इन दोनों वाक्यों को पढ़ोगे, प्रातः काल हुआ ये अपने आप में पूर्ण है, पक्षी चहचहाने लगे ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। अब इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया। अब इसी सरल वाक्य को अगर हम मिश्र में बदलेंगे तब हम क्या कर रहे हैं, जब तब, जो यो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमने इसी तरह बदला, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, तो अब ये इस पे निर्भर हमने कर दिया, ये प्रधान वाक्य हो गया और दूसरा आश्रित वाक्य हमने इसे बना दिया। एक तरह से वाक्य के भेद और पहचान और उदाहरण दे रही हूँ जिससे आपको वाक्य रूपांतरण करने में और आसानी होगी। वाक्य के भेद हमने पढ़ा था, पहले सरल वाक्य पढ़ा था। ठीक है, सरल वाक्य है
सरल वाक्य की पहचान क्या होती है? जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ठीक है, और एक ही क्रिया होती है। तो उदाहरण हमने देखा, सूर्य उदय होने पर कुहासा जाता रहा, ठीक है, मतलब जो धुंध थी वो जाती रही। अब यहाँ पर हमने उद्देश्य क्या होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? सूर्योदय के बारे में। तो एक ही उद्देश्य है और क्या कहा जा रहा है कि कुहासा जाता जा रहा है। तो ये एक हमारा सरल वाक्य हुआ। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य होते हैं और आश्रित उपवाक्य होते हैं, इन दोनों को मिलाकर मिश्र वाक्य बनते हैं। और इनको मिलाने वाले शब्द ये सारे होते हैं कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, यदि आदि। अब इसको हम सरल वाक्य को, इसी वाक्य को अगर हम इसमें बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ प्रधान हो गया और वैसे वाला आश्रित उपवाक्य हो गया, और जैसे और वैसे से हमने इसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें मिश्र वाक्य बनाना है तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। इसी तरह से सरल वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो सरल वाक्य आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सरल वाक्य अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। तो संयुक्त वाक्य में भी दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़ते हैं जो सरल वाक्य होते हैं। और इनको जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं? और, एवं, तथा, यथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, तो, आदि। ठीक है, अब इस वाक्य को हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ये आपके सरल वाक्य जो जुड़ गए और योजक शब्द हमने वो जोड़ दिया। तो इस तरह से हम वाक्यों में रूपांतरण करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।